नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार का धाकड़ एक्शन। डीएम एसडीएम समेत दर्जन भर अधिकारी सस्पेंड, विजिलेंस को सौंपी गई जांच। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नवनियुक्त 212 आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिए नियुक्ति पत्र। का आंगनवाड़ी केंद्र में आ रही पढ़ी लिखी महिलाएं कार्य होंगे और बेहतर। 6 जून को दिल्ली में लॉन्च होगा उम्मीद पोर्टल। उत्तराखंड में भी वक्फ की संपत्ति होगी पंजीकृत, संपत्तियों के बंदरबाट पर लगेगी रोक। हरदा की राजनीतिक सक्रियता, अपनों को नहीं आ रही रास। खुले मंच में अपनों ने उड़ाया हरीश रावत का मजाक। बीजेपी के बाद कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कहा, काफल पार्टी से कांग्रेस की नैया नहीं होगी पार। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हरिद्वार जमीन घोटाले के अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेकर एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हरिद्वार जमीन घोटाले में धाकड़ धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए हरिद्वार के डीएम, एसडीएम समेत नगर आयुक्त को सस्पेंड कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। धाकड़ धामी का बड़ा एक्शन, भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरी गाज। हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई। डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त समेत 12 लोग सस्पेंड। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लेकर ये साफ कर दिया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। डीएम कर्मेंद्र सिंह और आईएएस वरुण चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पीसीएस अजय वीर समेत 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि जांच के बाद पाया गया कि जमीन खरीदने में इन अफसरों द्वारा अनदेखी और लापरवाही की गई। एनडी तिवारी सरकार के बाद धामी ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने डीएम पर एक्शन का साहस दिखाया है। इससे पहले एनडी तिवारी ने पौड़ी के डीएम एसके लांबा को पटवारी भर्ती घोटाले में सस्पेंड किया था। वहीं अब हरिद्वार जमीन घोटाले में सत्ता में बैठी धामी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। हरिद्वार जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, इन अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। आपने 5 गुना सर्कल रेट पर उस जमीन को खरीद लिया, यानी कि 15 करोड़ रुपए उसकी जो है लागत आ रही थी, कीमत आ रही थी, और आपने 54 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। इतना बड़ा घोटाला जिस प्रकार से सरकारी तंत्र ने मिलकर के किया और उसका जो भंडाफोड़ हुआ, उस पर पिछले गुरुवार को सरकार को रिपोर्ट जांच अधिकारी ने दे दी थी। गुरुवार के बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद इतवार, कल सोमवार, कल जब कार्रवाई नहीं हुई तो हमने उस पर सवाल उठाया, सरकार से पूछा कि अब जांच रिपोर्ट आने के बाद अब क्या रह गया है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। और आज हरिद्वार में पार्टी के लोगों ने इस पर धरना भी दिया। मुझे खुशी है कि सरकार जागी और जाग करके मुख्यमंत्री जी ने 12 जिम्मेदार जो इसके लिए लोग थे घोटाले के लिए, जिसमें 2 आईएएस भी हैं, उनको सस्पेंड किया है। अब सस्पेंड करने से केवल काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, कितनी रिश्वत ली गई, कितना पैसा अंडर द टेबल लिया गया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और सरकार के इस कड़े कदम से बाकी अधिकारियों में भी डर पैदा होगा। बिल्कुल, देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी का संकल्प है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार उन्होंने देनी है और उसी को लेकर के वो काम कर रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कोई भी गलत कृत्य करने वाला हो, जेल की सलाखों के पीछे होता है, उसका निष्कासन भी होता है, उसको निलंबन भी किया जाता है। तमाम ऐसे लोग जो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार एक नासूर की तरह है और बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है।
बहुत पुराना लोगों के, ये अधिकारियों के या कर्मचारियों के या लोगों के मुंह लगा हुआ ये खून है भ्रष्टाचार का, जिसको धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जो है खत्म कर रही है। और 150 से ऊपर लोगों को जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए या गलत तरीके से नकल करवाते हुए पाए गए या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार करवाते हुए अगर पाए गए तो उनको जेल की सलाखों के पीछे धामी सरकार ने डालने का काम किया है। बता दें कि हरिद्वार नगर निगम की जमीन से जुड़े मामले की जब जांच की गई तब सच्चाई सामने आई। 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया। शिकायत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद जांच कराई गई। मामले की जांच उत्तराखंड शासन में सचिव रणवीर चौहान ने की। उन्होंने खुद हरिद्वार जाकर इस मामले की पड़ताल कर रिपोर्ट शासन को सौंपी, जिसके बाद धाकड़ धामी ने ये कड़ा एक्शन लेकर एक बार फिर से भ्रष्ट अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है कि सिस्टम में ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तराखंड में किसी जिलाधिकारी को सस्पेंड किया जाना, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में, अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। वो भी उस राज्य में जिसकी छवि अफसरों के लिए स्वर्ग के तौर पर मानी जाती है। उस राज्य में अगर मुख्यमंत्री किसी जिलाधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड करता है तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ जीरो टॉलरेंस की बात अपने पैमाने पर खरी उतर रही है, बल्कि अफसरों को ये संदेश देने की कोशिश भी हो रही है कि किसी को छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष तिवारी, देहरादून। मंगलवार को राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नवनियुक्त 212 आंगनवाड़ी वर्कर्स को नियुक्ति पत्र दिए और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ी लिखी लड़कियां और महिलाएं आ रही हैं, जिससे कार्य में कुशलता आएगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 6,330 आंगनवाड़ी सहायिकाओं और 722 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की गई है। जल्द ही अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित कर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। देखिए, ये जानकर बेहद खुशी होती है कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या हमारी सहायिका, आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे पाऊं। निश्चित रूप से ये सौभाग्य मैं ईश्वर के लिए इसको धन्यवाद देती हूँ और खुशी इस बात की भी और बहुत ज्यादा होती है कि हमारे पास में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका हाईली क्वालिफाइड है, जिसमें हमारी बालिकाएं जो है या महिलाएं जो है, कोई MBA किए हुए है, कोई BTech किए हुए है और कोई हाईली ग्रेजुएटेड है, कोई PG करे हुए है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों में इतने हाईली क्वालिफाइड महिलाओं या बालिकाओं का आना और प्लस 18 और 19 साल की लड़कियां भी आज आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवा के लिए तत्परता के साथ में नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के हिसाब से हमारी महिला कल्याण हो या बाल कल्याण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य होने जा रहा है। मैं सबको बहुत बधाई। 6 जून को केंद्र की मोदी सरकार उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड में भी इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स ने बताया कि इस पोर्टल में वक्फ संपत्तियों का सेंट्रलाइज्ड पंजीकरण होगा। उनका कहना है कि ये कदम वक्फ जमीनों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और कमजोर मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने बताया कि 6 तारीख के बाद उत्तराखंड में भी मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह की संपत्तियां उम्मीद पोर्टल के माध्यम से वक्फ की जाएंगी। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद जिस तरह से मोदी सरकार लेकर आई है, अब उसके एक कदम और आगे बढ़ते हुए 6 तारीख को देश के केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय किरेन रिजिजू उस पोर्टल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें सारी संपत्तियों को वक्फ की ऑनलाइन किया जाएगा। अब सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे और मैं ये कह सकता हूं कि 6 तारीख के बाद तमाम जितने भी उत्तराखंड में वक्फ से संबंधित मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, जो संपत्तियां हैं, करबला, इन तमाम संपत्तियों को ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल ऑन हो जाएगा। एक तरफ कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव के लिए खुद को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के ही नेता सार्वजनिक मंच से ऐसे बयान दे रहे हैं जो कांग्रेस को कमजोर और असहज कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का एक्टिव रहना उनकी पार्टी के नेताओं को ही चुभने लगा है। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने खुले मंच से ऐसा बयान दे दिया जिसने पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को फिर उजागर कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। हरदा का एक्टिवनेस अपनों को नहीं आ रहा रास। खुले मंच से अपनों ने उड़ाया हरदा का उपहास।
2027 में कांग्रेस कैसे होगी पास? उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी कलह किसी से छिपी नहीं है। भले ही कांग्रेस मंचों पर आकर एकजुटता का संदेश दे जाती हो, लेकिन इन्हीं खुले मंचों से अपने ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे। उम्र के इस पड़ाव पर भी सोशल मीडिया से लगाव और जनता के बीच एक्टिवनेस हरीश रावत की अपनों को ही चुभने लगी है। चाहे काफल पार्टी हो या फिर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट, कांग्रेस नेता रणजीत रावत खुले मंच से कह रहे हैं कि ये सब करने से पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। दरअसल कांग्रेस ने जय हिंद रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सलाहकार और पूर्व विधायक रणजीत रावत मंच से अपने नेताओं को ही सलाह देते नजर आए। उन्होंने अपने नेताओं पर कटाक्ष भी किया और कहा कि राजनीतिक बयानबाजी और पहाड़ी उत्पादों को सोशल मीडिया में प्रचारित प्रसारित करने से कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति बनानी है तो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर एकजुटता के साथ सड़क पर उतरना पड़ेगा। मुकाबला करने की जरूरत है और वो तभी होगा जब हम सड़क पर निकलेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हम बंद हॉलों में बैठ करके बयान दे दें, हम सोशल मीडिया पे कुछ डाल दें, मन की बात, तन की बात, काफल की बात या हिसालों की बात, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सड़क में निकल करके संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी से, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कि आइए आप अगुवाई कीजिए, हम संसाधन जुटाएंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे। वहीं कांग्रेस रणजीत रावत के इस बयान से असहज नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सार्वजनिक मंचों पर इस तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं कभी भी किन्हीं व्यक्तिगत मामलों में और व्यक्तिगत टिप्पणियों पे मैं टिप्पणी नहीं करता। कुल मिलाकर के जो हमारी जय हिंद रैली थी वो सफल रही। अब नेताओं का आपस में छोटा मोटा जो मतभेद है, ये मैं इस बात को निश्चित तौर पे स्वीकार करता हूं कि सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। रणजीत रावत के बयान को लेकर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस कभी सेना के नाम पर तो कभी काफल और ककड़ी के नाम पर लोगों को जोड़ने की कोशिश बताती है, लेकिन इसमें कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी खुलकर सामने आ जाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय उस कगार पर है जब पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी खंड खंड हो चुकी है। कभी सेना के नाम पे, कभी काफल और ककड़ी के नाम पे, कभी काफल के नाम पे, इस तरीके से चीजें कर कर कभी पार्टी में एकजुटता नहीं आती है। ये सब ढाक के तीन पाती होते हैं और जिस प्रकार से इन्हीं के कार्यकर्ता इनको ये बोलते जा रहे हैं कि जय हिंद यात्रा तभी सफल होगी जब सब राहुल गांधी जी के नक्शे कदम पर चल के एकजुट होंगे, तो इसका साफ तौर पे कहना है कि इनके अंदर खाने इतनी भयंकर गुटबाजी है, इतनी भयंकर खंडित हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। बड़ी हैरानी की बात है, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की आज ये स्थिति है कि पार्टी में अपने ही अपनों पर तंज कसते दिख रहे हैं। कांग्रेस की कमजोर रणनीति ये बताती है कि 2027 में पार्टी के लिए राह आसान नहीं, और यदि रणनीति मजबूत बनाई भी जाती है तो अपनी ही पार्टी को पीछे धकेलने में कम नहीं। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस के भीतर ही पार्टी के दुश्मन बैठे हैं? क्या कांग्रेस को बढ़ाने में नहीं, कमजोर करने की कोशिश में पार्टी के नेता जुटे हैं? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं राजधानी देहरादून की बिंदाल और रिस्पना नदी पर बनने जा रहे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेस के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस परियोजना के चलते उन्हें बेघर कर रही है। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता राजकुमार ने आरोप लगाया कि सरकार पहले यहां बसाती है, फिर अतिक्रमण के नाम पर उन्हें बेघर कर देती है, लेकिन अब सरकार को मुआवजा देना होगा। बता दें कि नाराज लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, मलिन बस्ती निवासीगण 40-50 सालों से लगभग अपने छोटे कच्चे भवन बनाकर नदी रिस्पना और बिंदाल और आसपास के नदी खालों में रह रहे हैं। नगर निगम ने इनके मकानों के किनारे लाल निशान लगाए, इनको नोटिस दिया, जबकि वहाँ पे पूरी सुविधा है। नगर निगम क्या, पार्षद क्या, विधायक क्या, सांसद क्या, सभी लोगों ने पूरी सुविधा वहाँ पे रखी है और सरकारी संपत्तियों पर मकान भी बने हुए हैं बहुत सारे लोगों के। विधानसभा वहाँ बनी हुई है, पुलिस कार्यालय वहाँ बना हुआ है और बहुत सारे
नदी नालों को खालों में फ्लैट बन चुके हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। एक गरीब आदमी छोटा सा कमरा बना लेता है या पुराना बना हुआ है, उसके ऊपर एक कमरा और डाल देता है, अपने परिवार जैसा बढ़ता है, उसको नोटिस दिया जाता है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है। जो मलिन बस्तियों में अभी नोटिस दिए गए हैं रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर, उस पे कुछ लोगों की जो अपनी बात रखने का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी बात रखने के लिए आया था, और इनका यही कहना है कि जितने भी नोटिस सर्व किए गए हैं, लाल निशान लगाए गए हैं, उनके संबंध में एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन कराया जाए। जो नोटिस सर्व किए गए हैं उनमें ऑलरेडी आपत्ति करने का समय अवधि दी गई है और इनको संबंधित को अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है और उसी अनुसार इनकी प्रॉपर्ली सुनवाई भी समिति द्वारा की जाए। उधर खटीमा में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि ज्यादातर महिलाएं पेयजल, आवास, बिजली, सड़क निर्माण और मरम्मत के साथ ही जल जीवन मिशन और आर्थिक सहायता को लेकर आई, जिनमें से कईयों के मौके पर निस्तारण हुए, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को कहा गया। शिकायतें सबकी एसडीएम खटीमा पूरे मॉनिटरिंग करेंगे, उनको पूरा नोडल अधिकारी बनाते हुए यहाँ पे कई जो छोटी मोटी शिकायतें थी उसमें मुझे लगता है कल परसों तक पूरा हमारे एक हफ्ते में सारे विजिट्स हो जाएंगे। कोशिश ये की जा रही है कुछ शिकायतें शासन से संदर्भित हैं, उनको हम लोग वहाँ से टेकअप करेंगे। बट हम लोग जब भी देखते हैं, जब भी हम लोग देखते हैं कि कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनको मौके पर ही निस्तारण कराया जा सकता है। इसके लिए पूरा होता हम लोगों ने पूरा बजट स्पेसिफिकली इरिगेशन के लिए जो आपके नालों का है पूरा खटीमा के लिए लगभग 2.5 करोड़ का बजट यहाँ पर रिलीज किया गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि 11 सालों में ऐसी कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई हैं जिसका जश्न बीजेपी मना रही है। प्रतिमा का कहना है कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर नरेंद्र मोदी सरकार में रही और बीजेपी शायद इसी का जश्न मना रही है। उन्होंने कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जश्न किस बात का मना रही है। इन 11 सालों में कौन सी ऐसी उपलब्धि हुई है जिसका जश्न मनाया जा रहा है। क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी दर रही है तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में रही है। क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि गलवान घाटी में किस तरीके से चाइना ने हमारे जवानों को शहीद करने का कार्य किया और हमारी ज़मीन को जो है कब्जा करने का कार्य किया। क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि पुलवामा में जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए और आज तक उसकी जांच भी पूरी नहीं हो पाई, इस बात का जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे इस बात का जश्न मना रहे हैं कि पहलगाम में 26 जो सेनानी थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बावजूद हमारी सेना ने जब आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो है मंत्री और उन्होंने मुखबरी करके हमारे जवानों को जो है मौत के घाट उतारने का कार्य किया। दिनेशपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष के पति काबल सिंह विर्क ने सीएम से मुलाकात कर नगर पंचायत में चल रहे आर्थिक घाटे को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि दिनेशपुर नगर पंचायत लगभग 7.5 करोड़ के घाटे में चल रही है। ऐसे में क्षेत्र में विकास कार्य कर पाना मुश्किल हो रहा है। बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से नगर पंचायत में विकास कार्यों को करने के लिए 10 करोड़ की मांग की। उधर सीएम धामी ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष विनय सिंह जी एक साथ मिले हैं। उन्होंने हम शहर की समस्या लेके गए थे। एक शहर में दोनों टैल और हार्ड मिक्स रोड और ये डिवाइडर हॉस्पिटल की समस्या, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी हम कामों को पूरा कर देंगे। और जो ये मटकोटा रोड है इसका टेंडर की प्रक्रिया निकल चुकी है। खाली वहाँ से फाइनेंस की वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ उद्घाटन करने भी आएंगे, साथ साथ नगर पंचायत के जो काम है उसको भी पूरा करके जाए। उधर लोहाघाट में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 30 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता उप जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों का हालचाल जानने के साथ ही उन्हें फल भी बांटे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आज 3 वर्ष सफल होने के उपलक्ष्य पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में मरीजों के साथ उनको फल वितरण किया है। और हमारे सभी पूरे ज़िले में कार्यकर्ता कहीं न कहीं हर मंडलों में कोई स्वच्छता का कार्य, कोई या मरीजों के साथ वहाँ पे फल वितरण या उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा खड़ा है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के इस पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार पर पूरे प्रदेश भर पर
ऊर्जा का संचार हो रहा है। लोहाघाट में अपनी तमाम मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक 2 दिन के कार्य बहिष्कार पर बैठ गए हैं। बता दें कि नाराज कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से सरकार से राजस्व पुलिस का कार्य नियमित पुलिस को देने, अंश निर्धारण और खतौने को तैयार करने के लिए लैपटॉप, इंटरनेट की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। हमारी 2 मांगे हैं। एक तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नैनीताल द्वारा जो आदेश किया गया था कि पुलिस को नियमित किया जाए, नियमित पुलिस को दे दिया जाए, हस्तांतरित कराया जाए कार्य, वो अभी तक कार्य हस्तांतरित नहीं हुआ है। दूसरा, एक खतौनी अंश निर्धारण के संबंध में हमने लैपटॉप, प्रिंटर, डाटा इत्यादि की मांग की है, जो आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई है। अगर आगामी वर्षा काल और पंचायती चुनाव भी आगे होने वाले हैं, अगर हमारी मांगें पूरी ना हो तो हम उसका भी कार्य बहिष्कार करेंगे। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुई बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि मांडोवाला में पीपल चौक पर बाइक सवार 2 युवकों ने 22 वर्षीय बीजेपी नेता पर फायर झोंका। युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में मामला युवती को लेकर रंजिश का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। उधर आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कि रोहित नेगी अपने दोस्तों के साथ कल उनका जो एक दोस्त है तरुण, जो कि बड़ोवाला क्षेत्र में रहता है, उनके घर पर गए थे और सभी लोग खाना वगैरह वहाँ खा रहे थे। इसी दौरान इनके साथ जो इनकी एक महिला मित्र भी साथ में थी, उसके फोन पर एक व्यक्ति का फोन आता है और वो व्यक्ति उस महिला को बहुत ही गंदी बातें, अपशब्द और बदतमीजी से बात कर रहा होता है। इस दौरान रोहित नेगी भी ये बातें सुन लेता है और रोहित नेगी के द्वारा उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप इस प्रकार की बातें ना करें, ये बदतमीजी भरी बातें मत करिए। इसी दौरान रोहित नेगी और जो व्यक्ति फोन पर था उनमें भी एक दूसरे से बहस हो जाती है और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चल देते हैं और डीवीआईटी चौक पर जैसे ये लोग पहुंचे, वहां मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आते हैं और जो बोलेरो जिसमें रोहित नेगी सवार थे उस पर फायर कर देते हैं। एक गोली उनके गले में लग जाती है। उसके उपरांत हत्यारे वहां से भाग जाते हैं। उधर नरेंद्र नगर के घंडियाल डांडा में स्थित घंटाकर्ण धाम को सड़क मार्ग से जोड़ने पर मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का आभार जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि घंटाकर्ण धाम की काफी मान्यता है, लेकिन यहां सड़क मार्ग नहीं होने की वजह से श्रद्धालुओं को आने में परेशानियां होती हैं। हालांकि अब उनकी परेशानी का समाधान हुआ है। जिनकी अथक कृपा से जहां पर इस दुर्गम में पीने का पानी, सड़क आने की कोई भी समस्या, सारी समस्याएं थी और सरकार के पास गए, मतलब जिस भी व्यक्ति के पास गए उसने हमारा पूरा सहयोग किया, जनता ने पूरा सहयोग किया। तो श्रेय तो मुख्य रूप से भगवान घंटाकर्ण को जाता है, जिन्होंने सभी भक्तों के हमारी मन इच्छा को पूर्ण किया कि जिस जंगल में मजदूर लाना मुश्किल है, वहाँ पर अगर इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना है तो भगवान घंटाकर्ण की कृपा के बिना नहीं बन सकता। और श्रेय सभी भक्तों को जो आते हैं और जाते हैं, पूरे देश और दुनिया के हमारे पास भक्त आते हैं, तो ये सब घंटाकर्ण की कृपा है। और यथाशक्ति जहां पर जो व्यक्ति बैठा है सबने संपूर्ण सहयोग किया। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार का धाकड़ एक्शन, डीएम एसडीएम समेत दर्जन भर अधिकारी सस्पेंड, विजिलेंस को सौंपी गई जांच। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नवनियुक्त 212 आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिए नियुक्ति पत्र। का आंगनवाड़ी केंद्र में आ रही पढ़ी लिखी महिलाएं कार्य होंगे और बेहतर। 6 जून को दिल्ली में लॉन्च होगा उम्मीद पोर्टल। उत्तराखंड में भी वक्फ की संपत्ति होगी पंजीकृत, संपत्तियों के बंदरबाट पर लगेगी रोक। हरदा की राजनीतिक सक्रियता, अपनों को नहीं आ रही रास, खुले मंच में अपनों ने उड़ाया हरीश रावत का मजाक। बीजेपी के बाद कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कहा, काफल पार्टी से कांग्रेस की नैया नहीं होगी पार।